10th क्लास कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट, और हमने उसमें किया था रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आई थिंक। तो अब हम आगे करते हैं। ठीक है, आज हमें जो करना है, चलिए पहले एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? तो इसके दो लॉज थे। पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे कौन सी थी? द रे जस्ट बिफोर रिफ्लेक्शन। ओके, फिर था रिफ्लेक्टेड रे just after reflection, and normal is 90 degree, all lies on same plane, all lies on same plane. ओके, एंड जो सेकंड लॉ था वो था हमारा एंगल आई विल इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर ऐसे लाइट आती है, तो ये आ रही है सोर्स से, तो हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये टकरा कर उधर जा रही है, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ से हम एक 90 डिग्री डालते हैं नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर। ओके, अच्छा, ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा? तो ये होगा 90 माइनस आर, और ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस आई। ओके, अगर इसमें आप सिंपल से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि बताइए ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर ये 30 है तो ये 60, और ये 60 है तो ये भी 60, और ये 60 है तो ये 30। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज जो हमें करना है वो मिरर्स के बारे में करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो मिरर हमारे पास दो टाइप के हैं, वन इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर एंड अदर इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर मतलब जिसकी सरफेस एकदम प्लेन हो, और स्फेरिकल मिरर जिसकी सरफेस में कर्व हो। स्फेरिकल मिरर को हम फिर से दो कैटेगरीज में डाल देते हैं, वन इज़ कॉल्ड कन्वेक्स एंड अदर इज़ कॉल्ड कॉनकेव। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सिंपल सी बात क्या है, हम एक स्फीयर बना लेते हैं। याद रहे, सर्कल नहीं स्फीयर होता है, क्योंकि 3D में होता है, लेकिन हम तो बोर्ड पे सर्कल के अंदर ही समझ पाएंगे इसको। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के पास एक सेंटर होगा और इसके पास कुछ रेडियस होगी, ये इसका डायमीटर भी होगा। हम इस लाइन को थोड़ा आगे तक ले चलते हैं। आपने इसको क्या किया, आपने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, और काटने के बाद अंदर की तरफ पेंट कर दिया। क्या हम पेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमने पेंट कर दिया। ठीक है जी, दूसरी तरफ फिर हमने इसको ऐसे काट दिया और यहाँ से ऐसे पेंट कर दिया। तो जब हम ग्लास को पेंट करते हैं तो क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? पेंटेड ग्लास। ठीक है, मिरर नहीं बनता अगर हम सिर्फ पेंट कर रहे हैं। तो हमें मिरर बनाने के लिए क्या करना होता है, जो ग्लास है उसके ऊपर पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लगाना होता है। ठीक है, कोई भी मेटल की एक पतली सी लेयर। ठीक है, हमारे पास जो सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर है वो सिल्वर है। तो सिल्वर जो है 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम मिरर के पीछे की तरफ सिल्वर लगा सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे, आयरन यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सस्ते वाला, बजट में तो होना चाहिए ना। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अपने पास कोई भी मिरर हो, आपने हो सकता है बचपन में इसको करके देखा हो, ना किया हो तो अच्छा है, बाकी कर भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमिशन ज़रूर ले लेना। छोटे वाला शीशा होता है जो, जिसमें आप अपने आप को देख पा रहे हो। ठीक है, आपकी इमेज बननी चाहिए उसके अंदर। तो आप उसको क्या करो, आप उसको जब पीछे की तरफ देखोगे तो उसके ऊपर ग्रे कलर का पेंट होता है या मैरून कलर का पेंट होता है। ठीक है, थोड़ा डार्क कलर का पेंट होता है। तो उसको जब आप थोड़ा सा खुरचते हो तो उसके नीचे से एक ग्रेइश कलर की एक जो है हमारे पास एक मेटेलिक कलर की पॉलिश आ जाती है। ठीक है, आप उसको फिर से और ज़्यादा उसको रब करते हो, उसको और भी ज़्यादा रब करोगे तो फिर आपको उस ग्लास के आर पार दिखने लग जाता है। तो वो मिरर नहीं रहता, वो ग्लास बन जाता है। ठीक है, ऐसा किसकी वजह से हुआ? तो ऐसा क्या हुआ कि हमने उसके पहले तो पेंट की लेयर हटाई और उसके बाद फिर हमने किसकी लेयर हटाई? जी हाँ, मेटल की लेयर हटाई। तो अब आपके मन में आएगा कि सर मेटल से ही काम चल रहा है तो हम फिर पीछे पेंट क्यों करते हैं? तो पेंट इसलिए करते हैं, तो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन। मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया तो मेटल ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, वो तो नई चीज़ बन गई, हो सकता है वो रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए हम उसको बचाने के लिए, ताकि वो क्या करे, रिफ्लेक्ट करता रहे, इसलिए हम पीछे
पेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ पेंट नहीं करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर मेटल की पॉलिश करनी है। ठीक है, मेटल की पॉलिश करने के लिए हमारे पास एक स्प्रे भी आती है, और या फिर इसका जो दूसरा तरीका है जो पहले यूज़ करते थे, आजकल स्प्रे वाला तरीका यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, मेटल को पिघला दिया बिल्कुल, और फिर उस पिघले हुए मेटल को शीशे के ऊपर डाल दिया आराम से, तो एकदम उसके ऊपर बढ़िया तरीके से एक लेयर बन जाती थी। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि इतने गरम गरम उसको डालेंगे तो शीशा पिघलना चाहिए, तो जो ग्लास है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से हम लेंस को मिरर को बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मिरर आ गए, एक को हमने अंदर की तरफ से पेंट किया है काट कर, और एक को बाहर की तरफ से पेंट किया है। तो जिसको अंदर की तरफ से पेंट किया हो वो होता है कन्वेक्स, और जिसको बाहर की तरफ से पेंट किया हो वो होता है कनकेव। कन्वेक्स, कनकेव, दो टाइप के मिरर हो गए। अब हमारे पास मिरर किसका पार्ट है? आंसर है एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें स्फीयर में होंगी वो चीज़ें कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के पास होंगी। जैसे कि कन्वेक्स का सेंटर होगा, कौन सा होगा? जो स्फीयर का सेंटर है। कनकेव का सेंटर भी कौन सा होगा? जो स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, एक जो लाइन जो इसके रेडियस में से पास करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस की एक और ख़ास बात है, का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है सरफेस का, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। तो ये सेंटर और पोल दोनों में से पास करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सिर्फ सेंटर में से पास करे, जैसे मान लो मैंने एक ऐसे लाइन बना दी, तो वो क्या है? वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? जो पोल में से पास करे। ठीक है, उसी तरह से इसका नाम भी प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज सेंटर। अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो यहाँ से लाइट को डालते हैं तो एक ने तो लाइट को फैला दिया, एक ने लाइट को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दो नाम और रखे। जिसने फैलाया उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज, लाइट को फैला देना, तो वन इज़ डाइवर्जिंग मिरर, और जो इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा, उसका नाम रखा गया कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर भी नाम रखे गए। तो इसका मतलब कन्वेक्स और कनकेव, इन दोनों में से एक कन्वर्जिंग होगा और एक डाइवर्जिंग होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमने सीखा हुआ है, आपने सीखा है इसको, चैप्टर नंबर आपका है मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल्स में आपने सीखा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो हालांकि हम यहाँ भी सीख चुके हैं, जो सरफेस के 90 डिग्री पे हो। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस गोल वाले सरफेस पे 90 डिग्री बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए आपको एक बार चैप्टर की थोड़ी रिवीजन करनी होगी जो 10th क्लास में है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ एक बार क्या होता है। ये हमारे पास ऐसे सर्कल है। ठीक है, सर्कल के पास रेडियस होता है, यू नो। ठीक है, रेडियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो टेंजेंट क्या होता है? जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, और नॉर्मल क्या होता है? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं रेडियस को ही बढ़ा दूं तो वही नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक है जी, तो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना है, तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे ले आऊँ? ठीक है, ला सकते हैं ना, या हम इस तरह बना देते हैं कि ये देखिए, ये क्या है? ये अपने पास सरफेस पे 90 डिग्री बनाएगा, तो दिस इज़ नॉर्मल। ओके, नॉर्मल होगा। चलिए ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल आ गया। मान लो एक लाइट ऐसे आ रही है यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, लाइट इधर आई, तो नॉर्मल के साथ वाला एंगल होगा एंगल आई। एंगल आर किधर बनेगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? तो नीचे की तरफ बनेगा। और एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, तो रे आ इधर से रही थी, चली इधर गई। उसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें तो इसको देखना एक बार। अगर हम यहाँ की बात करें तो मैंने एस से एक नॉर्मल बनाया। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, यानी ये 90 डिग्री होगा। चलिए ठीक है जी, मैंने यहाँ से एक ऐसे लाइट को उधर भेज दिया। ठीक है, लाइट को हमने उधर भेज दिया। अब ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल आई होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लाइट आएगी, टकराएगी और मुड़ जाएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट कर देगी सरफेस। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइट इधर आई तो ये क्या हो गया? इधर मुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बना अपने पास? एंगल आर। देखो, लाइट आ पास रही है, आ कैसे रही है? एकदम पैरेलल, सीधी आ रही है। ठीक है, ये इनका रास्ता है इस तरह से, और टकराने के बाद वो इधर आ रही हैं, तो दूर हो गई, पास आ गई, दूर हो गई। तो कन्वेक्स का ही दूसरा नाम डाइवर्जिंग है। इज दिस ओके?
चलिए दूसरे वाले में एक बार चेक करते हैं। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर हमने पेंट कर रखा है, बाहर तो पेंट कर रखा है। अब बाहर पेंट कर रखा है इसका मतलब लाइट तो इधर से आएगी। आप शीशे के पीछे खड़े होकर अपने आप को थोड़ा ना देखते हो, आगे खड़े होकर देखते हो ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ देखते हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ है, शीशे के सामने खड़े होंगे तो मुंह दिखाई देगा, ठीक है। तो लाइट इसमें ऐसे आएगी, इस तरह से, ठीक है। चलिए जी, तो इसका नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होगा, रेडियस ही होगा नॉर्मल। ये हमारे पास रेडियस आ गया, तो ये है इंसिडेंट रे, ये है एंगल आई, ठीक है, और ये है नॉर्मल। तो क्या होगा, एंगल आई इधर है, ये नॉर्मल है, तो एंगल आर इधर हो जाएगा, ये एंगल आर आ गया। उसी तरह से अगर एक लाइट इधर आती है तो ये वाली भी इस तरह से इस पे एक नॉर्मल बनेगा और ये लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एंगल आई, यहाँ पर एंगल आर। आई और आर इक्वल होते हैं, ये थोड़ा क्योंकि रफली बना रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका। तो पहले लाइट आ रही है ऐसे और वापस इधर हो गई, दोनों की दोनों कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे, तो कनकेव का ही नाम कन्वर्जिंग मिरर है। तो कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो ये कुछ नई बातें आपको पता लगी आज। तो अपने अभी अभी क्या देखा, दो टाइप के मिरर, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के दो टाइप, कन्वेक्स, कन्वेक्स का दूसरा नाम डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग क्यों है वो पता लगा, क्योंकि नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेडियस है, रेडियस को तो बढ़ाना है हमें नॉर्मल के लिए, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ओके, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव मिरर के डायग्राम्स है, ठीक है। तो आप इसको पहचान कर बताइए कि इसमें से कन्वेक्स कौन है और कनकेव कौन है। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी बाहर की तरफ है वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है। अपने इसको देखो कैसे किया था, जैसे अपने पास इस तरह से है, हमने इसको ऐसे काटा था और अंदर की तरफ पेंट कर दिया था, ये हमारे पास कन्वेक्स है। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ पर लाइट आएगी वो क्या होगा, कन्वेक्स। तो दिस इज कन्वेक्स। और ये वाला हमारे पास है कनकेव। ओके, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें डायग्राम्स के अंदर देखनी है, ठीक है। लाइट हमें लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आनी है, हालांकि हम इसको राइट हैंड साइड से भी लेकर आ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लाइट हमेशा लेफ्ट से ही लेकर आनी है। करना क्या होगा, जरूरी है ना, हम देखो लेंस को कैसे भी रख सकते हैं, मिरर को हमारी मर्जी है, हम चाहे इसको लेफ्ट में रखें या राइट में रखें या ऊपर से रखें या नीचे से रखें, इट्स अवर चॉइस। लेकिन एक वो है कि जैसे चेकिंग वालों की हैबिट बनी हुई है और बुक्स और नोट्स जितने भी आप अपने पास रखेंगे, यूज़ करेंगे, उन सब में यही चीज़ यूज़ की हुई है कि हाँ लाइट आप लेफ्ट हैंड साइड से ही लेकर आओ। तो हम इसके दोनों टाइप के डायग्राम करेंगे कि हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें लेंस, ये हमें मिरर में चाहिएंगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में, लेंस में भी हमारे पास यही चीज़ें होंगी, कुछ एक चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो सबसे पहले इसमें है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट किस पे टकराएगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, जहाँ पेंट किया है वो या जो उसके दूसरी साइड, उसके दूसरी साइड, ठीक है। तो दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपने सामने है, लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी अपने केस में, हालांकि राइट से लेफ्ट भी आ सकती है, मिरर को घुमा देंगे तो राइट से लेफ्ट आ जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वही सेंटर है जिसका ये स्फीयर पार्ट है। अगर मैं देखो ये इसको घुमा दूंगा तो एक सर्कल बनेगा ना, स्फीयर बनेगा। इसको अगर 3D में ऑब्जर्व करें तो उस स्फीयर का जो सेंटर है वो ही लेंस का, वही मिरर का सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ही वर्ड है, ठीक है। फिर हमने इसको क्या देखा कि जब लाइट आती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका फोकस होता है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस पॉइंट, या फिर हम इसको बोलते हैं, एफ का दूसरा नाम है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। और फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस का हमने नाम रखा फोकल लेंथ। तो ये भी फोकल लेंथ है, इसको हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं। सी से लेकर पोल तक ये हमें पता ही है रेडियस होता है, ठीक है। और ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक बार आप इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। ये कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जो हमने अभी अभी डायग्राम्स में देखी थी, तो पोल और वर्टेक्स, ठीक है। मैं एक कनकेव मिरर का डायग्राम बना के आपको सारी चीज़ें फिर से बता देता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से कनकेव मिरर होगा, हमने इसको ऐसे पॉलिश कर दिया, तो पोल इस पॉइंट का नाम था, दिस इज पोल, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ कहीं सेंटर आएगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर,
पोल और सेंटर के डिस्टेंस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं जो पोल और सेंटर से पास होती है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस सेंटर और पोल के मिड पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। F इज इक्वल्स टू CP/2, इस लेंथ को इसके हाफ होगी, ठीक है। फोकल प्लेन, ये एक नया वर्ड है। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन है अपने पास ये जो फोकस पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन, ठीक है, एक ऐसा प्लेन जो फोकस पॉइंट के परपेंडिकुलर हो। इज दिस ओके? उसके बाद अपने पास फोकल लेंथ अपने पास ये वाला डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ये होगा क्योंकि ये दोनों तो आपस में हाफ है, ठीक है। और अपर्चर क्या होता है? वो वाला हिस्सा जहाँ पर लाइट आएगी, यानी कि द साइज ऑफ मिरर। ओके, तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस है जो आपको एक बार याद करनी है। तो डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक बार, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। ओके, तो पोल की डेफिनेशन है आपके सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आप इसको नोट कर लेना बाद में। प्रिंसिपल एक्सिस भी है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, और हमें पता लग गया मिरर के पार्ट्स के बारे में कि मिरर में क्या क्या होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के पार्ट्स, फोकल लेंथ, फोकस प्लेन, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये सब चीज़ें हमें पता लग चुकी है। अब हमें देखना है कि जो पाथ होगा, जो रे है हमारे पास, उसका जो रास्ता है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्शन से पहले और रिफ्लेक्शन के बाद। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमें इसमें रे डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। रे डायग्राम्स में क्या होता है कि जहाँ पर अपने पास रेज टकराएंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। रेज का जहाँ मिलती है वही इमेज बनती है, अगर रेज नहीं मिल रही तो इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। तो हमने पढ़ा था दो टाइप की हमारे पास इमेज होती है, वन वाज रियल एंड अदर वाज वर्चुअल। तो रियल इमेज में जो रेज है वो एक्चुअल में मीट करती है, ठीक है, और जो वर्चुअल है उसके अंदर हमें लगता है कि वो मीट कर रही है लेकिन रियल में मीट नहीं करती, ठीक है। तो अब हमें उन रेज का एक बार पाथ उसको डिस्कस करना है कि किस किस टाइप से हमें रेज की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम डायग्राम को क्लियरली समझ सकें। ओके, तो चलिए एक बार इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास कौन सी रे कैसे जाती। सबसे पहले है मेरे पास कनकेव मिरर में पहली रे मैं लेता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया गया कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बिफोर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ में से पास होती है, ठीक है। तो बिफोर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा उसका, प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होगी, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा भी सच है, यानी कि अगर कोई रे एफ में से पास हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। इज दिस ओके? तो जो रे पहले पैरेलल है बाद में एफ से पास होगी, और जो पहले एफ में से पास हो रही है वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इसका नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल के लिए हम सी और इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, सी को आप इसके यहाँ जोड़ दो, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। ओके, उसी तरह से कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में हमने जो सीखा था, अगर रे पैरेलल है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल इधर ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल आई इधर है तो एंगल आर उधर बनेगा। तो ये एंगल आर इस तरह से बनता है कि इसकी निगाहें एफ को देखें, ठीक है, इसकी नज़र एफ पे रहेगी कि इसका मन था एफ के पास जाने का, लेकिन रास्ते में कौन आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती, ठीक है। तो ये होता है कन्वेक्स मिरर में, और इसका वाइस वर्सा भी सच है। ओके, तो कन्वेक्स में क्या होता है, अगर रे पास कर रही है किस में से, लेंस इसके पैरेलल, अगर रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद एफ में से पास हो जाए रियल में तो कनकेव है, और एफ के ऊपर नजरें हों लेकिन उधर जाना पड़े तो कन्वेक्स है, क्योंकि हमने देखा था ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसका वाइस वर्सा भी सच है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास F है, यहाँ पर C है। अगर कोई रे यहाँ से F के ऊपर निशाना लगाकर आ रही है F से मिलने के लिए, ठीक है, तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। एरो के साइन आपको बताएंगे कि हम किधर जा रही हैं, तो एरो के साइन का आपको ध्यान रखना है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, सेम चीज़ यहाँ पर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके,
तो ये डायग्राम्स हैं जो आप बनाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे, और बुक के अंदर आपको ये डायग्राम कुछ ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है बुक वाले डायग्राम्स। पैरेलल जा रही है तो टकराने के बाद एफ में से पास हो गई, और एफ से पास हो गई तो टकराने के बाद पैरेलल हो गई। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये रूल्स आते हैं कि लाइट का पाथ कैसा कैसा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं इसका। नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर लाइट सी में से पास हो रही है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, वो सी में से पास हो रही है, तो क्या होगा। तो देखिए, सी में से अगर लाइट पास होती है तो उसको क्या होना चाहिए। तो हमें याद है कि सी में से ही नॉर्मल पास होता है और सी में से ही लाइट पास हो रही है, यानी कि वही केस बन गया जो हमने प्लेन मिरर में किया था कि लाइट सीधा आई और सीधा चली गई। तो इसमें ऐसे आई और यही वाली वापस उसी रास्ते पर चली गई। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वही इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल अगर लाइन ही सेम है तो दोनों में एंगल कितना हुआ, 0। तो इंसिडेंट एंगल कितना आया, 0। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ से कोई लाइट ऐसे आ रही है कि उसका निशाना सी की तरफ है, ठीक है, तो वो इधर से आएगी टकरा कर वापस अपने उसी रास्ते पर चली जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड केस। और जो लास्ट केस है हमारे पास जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है डायग्राम्स में, वो और देखते हैं एक बार। लास्ट केस में अपने पास क्या होगा कि अगर लाइट सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आ जाए, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल के ऊपर आ जाए लाइट, तो वो एज इट इज़ निकल जाएगी। कंडीशन में वही है, आई और आर इक्वल होने चाहिए। आई और आर हर एक में इक्वल होंगे, चाहे वो रेगुलर हो चाहे डिफ्यूज़ हो। ओके, और इसी तरह से कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है लाइट ट्रैवल करती है। तो इस तरह से कन्वेक्स और कनकेव के अंदर लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, ये है लाइट का पाथ। अब देखिए, ये डायग्राम बनाएंगे तो हमें ऐसे दिखाई देंगे, और बुक के अंदर आपको ये डायग्राम इस टाइप से दे रखे हैं। ठीक है, इस टाइप से ये बुक में डायग्राम है। तो आज हमने इन रे डायग्राम्स को देखा कि लाइट का पाथ कैसे होगा, हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक इसको करके रखिए। ओके, थैंक यू।